हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं 1 रुपए की डकैती एपिसोड नंबर 5। कार से उतरकर देवराज चौहान ने बंगले का गेट खोला और पुनः कार में बैठकर कार आगे बढ़ाते हुए पोर्च में ला रोकी। इंजन बंद करके नीचे उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाजा खुला और जगमोहन का चेहरा नजर आया। कार की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गई थी। वह नींद से उठकर आ रहा था। देवराज चौहान को देखते ही उसके चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। मेरा मैसेज मिल गया था? मैंने धन्नो को हाँ बता दिया था धन्नो ने। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर क्या हुआ? जगमोहन के होठों से निकला वह सिक्का। सवाल बाद में। देवराज चौहान ने उसे टोका। कपड़े बदलकर मुंह हाथ धोकर 1 मिनट में बाहर आओ। जगमोहन बिना कुछ पूछे पलट गया। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाकर कार तक पहुंचा और डिक्की ऊपर उठा दी। फिर डिक्की में पड़ी तिजोरी को देवराज चौहान ने किसी तरह बाहर निकाला और पहिए के बल सीधा खड़ा किया। तभी जगमोहन बाहर निकला। तिजोरी को देखते ही वह हड़बड़ा उठा। यह क्या? वह जल्दी से पास पहुंचा। तिजोरी? देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। वह तो मैं देख रहा हूं, लेकिन किसकी है? कहां से? मीर सिंह चावला की तिजोरी है ये, और जो सिक्का हमें चाहिए वह इसी में है। वाह, 1 रुपए की डकैती करने गए थे और पूरी तिजोरी उड़ा लाए। वक्त कम है, इस समय सिर्फ काम की बात करो। देवराज चौहान ने कहा, यह कार मीर सिंह चावला की है। इसे यहाँ से इतनी दूर छोड़ आओ कि कोई सोच भी ना सके कि कार यहाँ तक आई भी थी। देवराज चौहान के कहने पर जगमोहन फौरन कार में बैठा। देवराज चौहान तिजोरी को धक्का देता हुआ साइड हो गया। जगमोहन ने कार बैक की और तूफानी गति से कार बाहर जाती चली गई। देवराज चौहान तिजोरी धकेलता हुआ भीतर की तरफ जाने लगा। घंटे भर बाद जगमोहन की वापसी हुई। सिक्का जिस पर खजाने का नक्शा बना हुआ है वह इसी तिजोरी में है? जगमोहन ने आते ही पूछा। हाँ, लेकिन तुम मीर सिंह जैसे इंसान के यहाँ से तिजोरी कैसे ले आए? जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहा, जबकि वहां किसी का प्रवेश करना और बाहर आना भी संभव नहीं। मीर सिंह चावला को शुरू से ही मालूम था कि मैं चमन लाल का रिश्तेदार नहीं हूं, बल्कि उसे पैसा देकर उसका रिश्तेदार बना हूं। यह बात चमन लाल ने ही मीर सिंह को बताई, तो मीर सिंह ने उसे कहा कि जैसा वह कहता है तुम वैसा ही करो। चमन लाल मुझसे 12 लाख लेकर मुझे मीर सिंह के फंदे में फंसा गया, जबकि मैं सोचता रहा कि मेरा पासा ठीक पड़ रहा है, और मीर सिंह सब कुछ जानते हुए भी मुझसे खेल खेलता रहा। वह मेरा चेहरा देखते ही पहचान गया था कि मैं देवराज चौहान हूँ। साला चमन लाल से मैं निपट लूंगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वैसे गलती मेरी थी कि मीर सिंह के यहाँ जाने से पहले मुझे अपने चेहरे में इतना बदलाव तो कर लेना चाहिए था कि देखते ही वो फौरन मुझे ना पहचान सके। फिर फिर क्या हुआ? देवराज चौहान ने सब कुछ बता दिया कि वहां क्या क्या हुआ। सुनकर जगमोहन गंभीर हो गया। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। मीर सिंह जैसा दरिंदा खामोश नहीं बैठेगा। वह मीर सिंह की बात छोड़ो, वह कुछ करता है तो देख लेंगे। देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल मिला? हाँ मिला। पट्टा तगड़ी ऐश कर रहा है आजकल। छुट्टे की जगह गड्डियां निकालता है, लगता है कहीं मोटी जगह हाथ मारा है। जगमोहन मुस्कुराता हुआ बोला। कल शाम उससे बात हुई थी। मैंने उसे साथ लाना चाहा तो अपना पता देकर बोला जब उसकी जरूरत पड़े तो बुला लूं। ठीक है, कल मैं उससे मिलूंगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तिजोरी खुल जाएगी कि नहीं? एकाएक जगमोहन ने पूछा। खुल जाएगी, लेकिन काफी दिक्कत के बाद। इसके कॉम्बिनेशन लॉक में कोई गड़बड़ है। सोहनलाल ही समझ सकेगा इसे कि क्या गड़बड़ है। जगमोहन की निगाह तिजोरी पर जा टिकी। अगले दिन सुबह देवराज चौहान नहा धोकर तैयार हुआ तो 10 बज रहे थे। सोहनलाल के पास जा रहे हो? हाँ, मैं भी चलूं? तिजोरी के पास रहना तुम्हारी जरूरत है। वैसे तो खतरे वाली बात नहीं, फिर भी तुम यहीं रहो। जगमोहन ने कोई ऐतराज नहीं किया। देवराज चौहान कार लेकर निकल पड़ा। जगमोहन ने जिस बस्ती का पता बताया था वहां पहुंचने में उसे आधा घंटा लगा। कार से उतरकर वह बस्ती में प्रवेश कर गया। गंदी सी बस्ती थी। ऐसी जगहों पर रहना सोहनलाल की आदत थी। कितना भी मोटा हाथ मार ले, रहेगा ऐसी ही किसी बस्ती में। एक एक कमरे के घर बने हुए थे। 41 नंबर का घर ढूंढने में उसे कोई खास दिक्कत ना हुई, लेकिन दरवाजे पर बाहर से सिटकनी लगी हुई थी, ताला नहीं था। कुछ पल तो देवराज चौहान असमंजसता की स्थिति में खड़ा रहा।
बाहर ताला न लगा होने का मतलब था कि सोहनलाल कहीं दूर नहीं गया, आसपास ही होगा। देवराज चौहान सिटकनी खोलकर भीतर बैठकर सोहनलाल की वापसी का इंतजार करने के बारे में सोच ही रहा था कि बगल वाले क्वार्टर से एक युवक निकला, जो देवराज चौहान को देखते ही छिटक गया। किसको मिलना है? युवक ने पूछा। सोहनलाल यहीं रहता है। देवराज चौहान ने बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। रात तक तो यहीं रहता था, युवक ने मुंह बनाकर कहा। अब तो ऊपर पहुंच चुका होगा। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। आधी रात को शमशेर सिंह के आदमी आए थे और सोहनलाल को उठाकर ले गए। खुला दरवाजा भी मैंने ही बंद करके सिटकनी लगाई थी। तगड़ा लफड़ा लगता है। शमशेर सिंह ने तो अब तक उसे जान से मार दिया होगा। देवराज चौहान के होठों पर खिंचाव सा आ गया। कहाँ मिलेगा ये शमशेर सिंह? शमशेर सिंह को नहीं जानते? मॉल बाजार का खतरनाक दादा है, वहां जाकर किसी से भी पूछ लेना। देवराज चौहान गोल बाजार पहुंचा। शमशेर सिंह को तलाश करने में उसे खास दिक्कत नहीं हुई। पतली सी गली के अंदर एक होटल था जिसका मालिक शमशेर सिंह था। कार सड़क पर ही रोककर देवराज चौहान गली में प्रवेश कर गया। एक दरवाजे पर छोटा सा बोर्ड लगा था, शमशेर होटल। बाहर एक दादा टाइप व्यक्ति छोटे से स्टूल पर बैठा मिला। उसने देवराज चौहान को घूर कर देखा। उसकी परवाह किए बगैर देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही छोटा सा रिसेप्शन काउंटर था। उसके आगे कमरों की कतार दिखाई दे रही थी। रिसेप्शन के पीछे 20 वर्षीय ऐसा लड़का बैठा था कि उसके रंग ढंग बता रहे थे कि बहुत जल्दी दादागिरी में नाम कमाएगा। उसकी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। शमशेर सिंह कहाँ है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। तुम कौन हो? लड़के ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं कौन हूँ यह बताने का इसलिए कोई फायदा नहीं कि शमशेर सिंह मुझे नहीं जानता। नहीं जानता? लड़के ने उखड़े हुए स्वर में कहा। नहीं? तो फिर यह भी अपनी खोपड़ी में बिठा लो कि शमशेर सिंह जिसे नहीं जानता उससे मिलता भी नहीं है। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता उभरी। मुझे शमशेर सिंह से अभी मिलना है। नहीं मिल सकते? बेहतर होगा चले जाओ यहाँ से, लड़के ने रूखे स्वर में कहा। दांत भींचकर देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाया और छोकरे के गाल को हाथ की उंगलियों में भींचकर खतरनाक स्वर में बोला। अब मिल सकता हूँ शमशेर सिंह से? तुम? लड़के ने फंसे स्वर में कहा। यहाँ से जिंदा नहीं। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही देवराज चौहान ने उसका गाल छोड़ा और जोरदार चाटा उसके गाल पर मारा। तेज चीख के साथ लड़का दीवार से टकराया। तभी बाहर बैठा दादा भीतर आ गया। दूसरी तरफ से 2 और दादे आ गए। वह सब देवराज चौहान को खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगे। तभी लड़का पीड़ा भरे स्वर में चीखा। खत्म कर दो इसे, अड्डे पर आकर दादागिरी दिखाता है। मुझे मारा इसने। एक दादा गुर्रा कर देवराज चौहान पर झपट पड़ा। देवराज चौहान ने जोरदार घुसा उसके पेट में मारा। वह दोहरा हुआ तो दूसरा घुसा उसके गाल पर ठोका। वह चीख कर पीछे को होता हुआ गिर गया। बाकी के दोनों दादा देवराज चौहान पर झपटने को हुए। तभी देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली। दोनों ठिठक गए। मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया, देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। मुझे शमशेर सिंह से मिलना है। अब भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो बात बढ़ जाएगी। दादों की निगाह उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर पर गई, फिर उसके चेहरे पर छाए खतरनाक भावों पर। रिवॉल्वर जेब में डाल लो, हम तुम्हें शमशेर सिंह के पास ले चलते हैं, एक ने कहा। सिर्फ शमशेर सिंह के पास? देवराज चौहान ने वहशियाना स्वर में कहा। कोई चालाकी मत करना वरना हम तुम्हें शमशेर सिंह के पास ही ले जाएंगे, वह दादा पुनः बोला। चलो, देवराज चौहान रिवॉल्वर जेब में डालता हुआ बोला। तुम यहीं रहो, दादा ने अपने साथी से कहा और देवराज चौहान को लेकर भीतर की तरफ बढ़ गया। दोनों पहली मंजिल पर पहुंचे और एक बंद दरवाजे के पल्ले को खोलते हुए भीतर प्रवेश कर गए। शमशेर सिंह, 50 वर्षीय सख्त जान दादा। 15 कमरों का यह होटल था जिसमें हर बुरे काम होते थे और ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो शमशेर सिंह ने ना किया हो। पीछे से ड्रग्स को सस्ते दामों में खरीद कर उन्हें फुटकर महंगे दामों में बेचता था। दूसरे देशों से स्मगल्ड हथियार अंडरवर्ल्ड के दादाओं और आतंकवादियों को बेचता था। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों से उसका वास्ता था। शमशेर सिंह की ताकत को वह बखूब पहचानते थे। कई इलाकों के बड़े बड़े शोरूमों से भी हफ्ता वसूलता था। बदले में उन्हें सुरक्षा देता था कि उनके यहाँ लूटमार नहीं होगी तो वह जिम्मेदार होगा। कोठों पर अक्सर नई लड़कियां आती रहती थी। वैसे तो बाई और उसके दादे लड़की को धंधे के लिए तैयार कर लेते थे। फिर भी कोई अड़ियल आ जाती जो धंधा करने को तैयार नहीं होती तो उसे शमशेर सिंह के पास भेज दिया जाता। 2 दिन वह लड़की शमशेर सिंह के पास रहकर आती और धंधे में बैठ जाती। हर काम के लिए शमशेर सिंह पैसा लेता था। पैसा लेकर हर काम करने को वह राजी था।
दौलत के लिए शमशेर सिंह खुद को भी दांव पर लगा देता था। दिमाग का तेज, खतरनाक सोचों का मालिक। उसकी बातों से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके मन में क्या है। देवराज चौहान ने जब दादा के साथ भीतर प्रवेश किया तो वह कुर्सी पर बैठा टेबल पर रखी नोटों की गड्डियां गिन रहा था। शमशेर सिंह ने उड़ती निगाह देवराज चौहान पर डाली, फिर गड्डियों में व्यस्त हो गया। पुराने से थैले में उसने गिन कर गड्डियां डाली। मालिक, यह आपसे मिलना चाहता है। इनकार करने पर इसने हाथ भी उठाया। देवराज चौहान के साथ आए दादे ने कहा। रिवॉल्वर भी निकाल ली थी। शमशेर सिंह ने घूर कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा ली। शमशेर सिंह के होठ सिकुड़ गए। फिर उसने अपने आदमी को नोटों वाला थैला देते हुए कहा, 2.25 है, सेठ किशन लाल के शोरूम में दे आओ। कहना शमशेर सिंह ने भेजे हैं। बहुत अच्छा, कहने के साथ ही दादा ने थैला पकड़ा और बाहर निकल गया। शमशेर सिंह ने सिगरेट सुलगाई, फिर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान पहले ही उसे देख रहा था। मेरे बारे में जानते हो? शमशेर सिंह ने शांत स्वर में कहा। नाम शमशेर सिंह। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। आगे? आगे का अंदाजा लगा सकता हूं कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। अंदाजा कुछ कम लगा रहे हो, वरना शमशेर सिंह से ऐसे बात ना करते। कम ज्यादा में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम तुम्हारे धंधों से वास्ता नहीं रखता। कैसा काम? शमशेर सिंह की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारे आदमी कल रात सोहनलाल को उठा लाए हैं। देवराज चौहान मुद्दे की बात पर आता हुआ शांत स्थिर स्वर में बोला। हाँ, यहीं पर कमरे में बंद कर रखा है उसे। मैं सोहनलाल को लेने आया हूँ। सोहनलाल को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। शमशेर सिंह ने कटुता भरे स्वर में कहा। क्यों? उसने मेरी पार्टी पर हाथ मारकर 2.25 लाख रुपया साफ कर दिया है। मैं उससे इस बात का हफ्ता लेता हूँ कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए उन 2.25 लाख की भरपाई मुझे करनी पड़ रही है। तुम्हारे सामने ही अभी अपने आदमी के हाथ 2.25 लाख सेठ किशन लाल को भेजा है। सोहनलाल सेंध लगाकर रात को उसके शोरूम में घुसा और वहां पड़ा 2.25 लाख उठा लाया। तुम कैसे कह सकते हो कि सोहनलाल ने ही यह काम किया है? देवराज चौहान बोला। इन बातों को जानने के मेरे अपने तरीके हैं। शमशेर सिंह ने लापरवाही से कहा। सोहनलाल मानता है? हाँ, लेकिन वापस देने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। 3 दिन में ही उसने सारा पैसा ठिकाने लगा दिया। कहता है कुछ लोगों का उधार देना था, चुकता करके खाली हो गया। देवराज चौहान ने कश लिया। सोहनलाल को छोड़ दो, 2.25 लाख मैं दे देता हूँ। शमशेर सिंह की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। तुम दोगे? हाँ। सोहनलाल तुम्हारा क्या लगता है? कुछ नहीं। तो फिर तुम इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हो? शमशेर सिंह की निगाह देवराज चौहान पर थी। तुम नोट गिनो, मामले में मत घुसो। ठीक है। एकाएक शमशेर सिंह लापरवाह दिखाई देने लगा। मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? तुमने अपना नाम नहीं बताया, अपने बारे में कुछ तो बताओ। सोहनलाल। देवराज चौहान की निगाह शमशेर सिंह पर टिकी। नोट? शमशेर सिंह मुस्कुराया। पूरे 2,25,000 जुर्माना। मैं सोहनलाल को देखना चाहता हूँ। शमशेर सिंह ने मुस्कुराते हुए टेबल के नीचे बेल बजाई। फौरन ही एक दादा हाजिर हुआ। इसे सोहनलाल के दर्शन करा दो। देवराज चौहान उठा और दादे के साथ बाहर निकल गया। शमशेर सिंह ने फौरन इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबाया। हेलो। कुछ पलों उपरांत दूसरी तरफ से रिसीवर उठाकर सुस्ती भरे स्वर में कहा गया। बख्तर। शमशेर सिंह ने कहा। तुम? मैं सो रहा हूँ, कोई काम मत कहना। खड़ा हो जा उल्लू के पट्टे। शमशेर सिंह दबे स्वर में गुर्राया। कान खोलकर सुन, मेरे पास इस समय एक आदमी बैठा है, थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगा। तेरे को उसका पीछा करना है और उसका पता ठिकाना, नाम, काम जानना है। कहने के साथ ही शमशेर सिंह ने देवराज चौहान का हुलिया बताया। लेकिन दूसरी तरफ से बख्तर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शमशेर सिंह ने रिसीवर रख दिया। वह जानता था बख्तर अपनी आदत से मजबूर उसे गालियां दे रहा होगा। शमशेर सिंह लापरवाही से सिगरेट के कष्ट लेने लगा। आधे मिनट के बाद दादा देवराज चौहान को छोड़कर चला गया। सलामत है सोहनलाल? शमशेर सिंह मुस्कुराया। हाँ, शायद तुम उसका दायां हाथ देखना चाहते थे कि कहीं हमने तोड़ तो नहीं दिया। वह ताले खोलने के काबिल भी रहा है या नहीं? कहीं तुम यूं ही 2 लाख पानी में तो नहीं डाल रहे? शमशेर सिंह मुस्कुराया। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे टेबल पर पड़ा फोन सरकाया, नंबर डायल किया। चंद बार घंटी बजने पर रिसीवर उठाया गया। आवाज जगमोहन की थी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें एक पता बताता हूँ, 2 लाख लेकर आ जाओ। 2 लाख? लेकिन मामला क्या है? पता सुनो। देवराज चौहान ने शमशेर सिंह का पता बताया और रिसीवर रख दिया। शमशेर सिंह मुस्कुराया। मेरे ख्याल में मैंने जल्दबाजी कर दी। 2 का 2.5 मांगता तो वह भी मिलता, 2.5 मांगते तो गलती हो जाती। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा।
तब कुछ भी ना मिलता और मैं सोहनलाल को भी ले जाता। ऐसा कर सकते हो? शमशेर सिंह के होठों पर बराबर मुस्कान व्याप्त थी। करके दिखा दूं? देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। नहीं, मैं खामखा बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। सीधे सीधे मामला निपट रहा है। समझदार हो। तुम शरीफ इंसान तो नहीं हो, तुम्हारी तरह दादा भी नहीं हूं। मेरा यह मतलब नहीं था, शमशेर सिंह बोला। मेरा कहने का मतलब यह था कि तुम अपने बारे में बताओ, शायद हम दोस्त बन सकें। कुछ काम एक साथ। जो काम मैं करता हूँ उसमें तुम फिट नहीं बैठ सकते, और जो काम तुम करते हो वो मैं करूंगा नहीं। हमारा दूर रहना ही ठीक। वैसे भी दोस्तों से मैं परहेज रखता हूँ, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। शमशेर सिंह हंसा। बहुत समझदार हो। वैसे किसी भी काम में मेरी जरूरत पड़े तो बताना, तुम्हारे काम आकर मुझे खुशी होगी। मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। शमशेर सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें देवराज चौहान के भीतर झांकने का प्रयास कर रही थी, परंतु अपनी कोशिश में वह सफल नहीं हो पा रहा था। सोहनलाल का अंग अंग दर्द कर रहा था। जगमोहन उसके सूखे पतले जिस्म को संभाले हुए था। कई बार वह लुढ़कनी खाने को हुआ कि जगमोहन ने संभाला। 2 लाख नगद देकर सोहनलाल को शमशेर सिंह से वसूला था। 2 लाख देने पर जगमोहन बड़बड़ कर रहा था। तेरे पास गोली होगी? सोहनलाल पीड़ा से कराता हुआ बोला। गोली? नशे की? सिगरेट में डालने वाली? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ। साले, तू मुझे भी अपनी तरह नशेड़ी समझता है? जगमोहन मुनमुनाया। 2 लाख का चूना लगवा दिया। अगर कल ही तू मेरे साथ आ जाता तो यह सब ना होता। अब मुझे क्या पता था कि उस हरामी शमशेर सिंह को खुशबू आ जाएगी कि मैंने किशन लाल के शोरूम में हाथ मारा है। रात भर मेरी ठुकाई होती रही, बुरा हाल हो गया। शुक्र कर मरा नहीं, तू तो वैसे ही सिंगल हड्डी का है, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। आगे के लिए सीधा हो जा। किसी बड़े दादा के इलाके में उससे पूछ कर हाथ मारा कर। सोहनलाल कुछ नहीं बोला। उसका नीचे वाला होठ सूजा हुआ था। एक आंख के नीचे हल्की सी स्याही नजर आ रही थी। उसकी खांसी ठुकाई हुई लग रही थी। तीनों गली से बाहर निकले। देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट संभाली। दोनों पीछे बैठे। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शमशेर सिंह का आदमी उसका पीछा कर सकता है। यह दूसरी चूक हो गई थी देवराज चौहान से। पहली चूक चमनलाल को लेकर हुई थी कि वह उसके साथ डबल गेम खेल गया था। उससे भी नोट झाड़ लिए और उधर मीर सिंह को सारी बात बता दी। जरा मेरे ठिकाने तक कार ले लेना, सोहनलाल पीड़ा में डूबा बोला। क्यों? जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। समझा कर, तेरा ही भला है। साफ बोल। भाई मेरे, उन 2.25 लाख में 1.25 लाख मैंने अपने एक कमरे वाले घर में दबा रखा है। सोचा था शमशेर सिंह 1-2 दिन ठोक ठाक कर छोड़ देगा, लेकिन तुम लोगों ने बीच में आकर गड़बड़ कर दी। खामखा उसे 2 लाख दे दिए। अब मेरे से 1.25 लाख लेकर कुछ तो अपना नुकसान पूरा कर लो। जगमोहन का चेहरा खिल उठा। यार, तू तो बहुत समझदार है। जगमोहन उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला। पहले क्यों नहीं? बदल गया ना सुर? सोहनलाल की पीड़ा भरी आवाज में व्यंग भर आया। बेटे, तेरे को दौलत का भारी नशा है और मुझे गोली वाली सिगरेट का। अभी मेरा सिर फोड़ने की तैयारी में था और अब पीठ थपथपा रहा है। छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ कर, यह सब तो चलता ही रहता है, जगमोहन प्यार से बोला। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने सोहनलाल की बस्ती के बाहर कार रोकी। जगमोहन और सोहनलाल कार से उतरकर बस्ती में प्रवेश कर गए। पिछले दिनों तो तगड़ी ऐश कर रहा था, जगमोहन व्यंग से बोला। जलता क्यों है? सारी ऐश मेरे चेहरे पर नजर नहीं आ रही क्या? सोहनलाल उखड़े स्वर में कह उठा। अपने कमरे में जाते ही सोहनलाल ने जल्दी से एक तरफ रखी गोलियों में से एक गोली उठाई और सिगरेट का तंबाकू निकालकर उसे गोली में मिक्स करके रगड़ा और फिर मसाले को वापस सिगरेट में डालकर सुलगाकर कश लिया। दूसरे कश में ही सोहनलाल के चेहरे पर राहत के भाव नजर आने लगे। जगमोहन सुलगती निगाहों से सोहनलाल को देख रहा था। तो तू मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ ले आया? क्या मतलब? 1.25 लाख कहकर तू मुझे इसलिए यहाँ लाया कि गोली वाली सिगरेट? नहीं, मैंने सच कहा था। कष्ट लेने के पश्चात सोहनलाल के चेहरे पर तसल्ली के भाव आ गए थे। वह आगे बढ़ा और छोटे से बाथरूम में उल्टी कर रखी बाल्टी के नीचे से एक छोटा सा पैकेट निकालकर जगमोहन की तरफ उछाल दिया। ले गिन ले, पूरे 1.25 लाख है। नोटों की गड्डियों को रस्सी से बांध रखा था। गिनने की क्या जरूरत है? एक आध गड्डी कम भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है? जगमोहन मुस्कुराया। तो पहले बोलता एक गड्डी अपनी जेब में ठूस लेता मैं। कहते हुए सोहनलाल ने नशे की सारी गोलियां अपनी जेब में ठूस ली। पीड़ा और ठुकाई का कोई हाव भाव उसके रंग ढंग से जाहिर नहीं हो रहा था। जगमोहन ने वहां से लिफाफा तलाश करके नोटों के बंडल को उसमें डाला और दोनों बाहर आ गए। दरवाजे पर सोहनलाल ने ताला लगाकर चाबी जेब में डाल ली। मीर सिंह चावला की शक्ल देखने लायक थी। क्रोध में सुलगता चेहरा, आग उगलती आंखें, भीचे जबड़े, क्रूरता का वह जीता जागता राक्षस लग रहा था। गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए तेजी से
कमरे में चहलकदमी कर रहा था। तभी अजीत मलिक ने भीतर प्रवेश किया। मीर सिंह चावला की सुलगती निगाह मलिक पर जा टिकी। आपकी कार मिल गई सर। वह मुझे कार नहीं, देवराज चौहान चाहिए। मीर सिंह दांत किटकिटा करके उठा। सर, उसकी भी तलाश की जा रही है, अजीत मलिक जल्दी से बोला। वह हमारी नजरों से ज्यादा देर बच नहीं सकता, बहुत ही। शट अप! मीर सिंह गुर्रा उठा। कैसे तलाश कर रहे हो उसे? शहर भर में मैंने आदमी दौड़ा दिए हैं, कई आदमी किराए पर। खूब। शहर भर में आदमी फैला देने से तुम देवराज चौहान को तलाश कर लोगे? वह सब देवराज चौहान को पहचानते हैं, जो उसे देखते ही दबोच लेंगे। और देवराज चौहान शहर भर में घूमेगा क्या? मीर सिंह ने जहरीले स्वर में कहा। इस तरह तुम सारी जिंदगी देवराज चौहान को तलाश नहीं कर सकते। अजीत मलिक कुछ न कह सका। मलिक, मीर सिंह चावला वहशी स्वर में बोला, मुझे देवराज चौहान हर कीमत पर चाहिए। मीर सिंह को शिकस्त देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जिसने ऐसी कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। देवराज चौहान बचा रह गया तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। मुझे देवराज चौहान हर कीमत पर चाहिए। जी। मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। किसी की हिम्मत नहीं कि वह यहां घुस सके, लेकिन देवराज चौहान डंके की चोट पर मेरी तिजोरी मेरी आंखों के सामने ले गया और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। नहीं मलिक, नहीं, मुझे हर कीमत पर देवराज चौहान चाहिए। सीने पर जख्म खाकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं बहुत जल्दी उसे तलाश कर लूंगा, अजीत मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। मीर सिंह ने जेब में हाथ डाला और कलाई पर बांधी जाने वाली घड़ी से डबल साइज की मीटर जैसी कोई चीज निकाली, जिसमें एक सुई थी और उस मीटर पर 4 दिशाएं अंकित थी। मीर सिंह ने खतरनाक निगाहों से उस घड़ी को देखा। मलिक, मीर सिंह सर्द स्वर में बोला, इधर आओ। मलिक पास पहुंचा। मीटर की सुई किस दिशा की तरफ है? पश्चिम की तरफ सर। मीटर पर निगाह मारते हुए मलिक ने कहा। तो ध्यान से सुनो, देवराज चौहान तिजोरी के साथ पश्चिम में कहीं छिपा हुआ है। मीर सिंह एक एक शब्द चबाकर बोल रहा था। उस तिजोरी में मैग्नेट के सहारे ऐसा ही मीटर चिपका रखा है। वह भीतर जिस दिशा की तरफ होगा, इस मीटर की सुई उसी दिशा की तरफ हो जाएगी। तिजोरी के भीतर चिपका हुआ मीटर इस वक्त पश्चिम दिशा दर्शा रहा है। इसके ऊपर लगा यह बटन दबा दो, ऐसे। अब इस मीटर के साथ पश्चिम की तरफ रवाना हो जाओ। जब तुम तिजोरी में लगे मीटर के 1 किलोमीटर के घेरे में पहुंचोगे तो इस मीटर से पी पी की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि तिजोरी 1 किलोमीटर के घेरे में है। उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे तो सुई उसी दिशा की तरफ थिरकने लगेगी जिस तरफ तिजोरी होगी। तब तिजोरी किस घर में है या फिर कहाँ है, उसे तलाश करना तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर होगा। मलिक की आंखें चमक उठी। इस तरह तो देवराज चौहान को तलाश करना बहुत आसान हो जाएगा सर। आसान नहीं, यूं कह सकते हो कि अब देवराज चौहान को ढूंढ पाना संभव है। यस सर। यह लो। मीर सिंह ने छोटा सा मीटर आगे बढ़ाया। अजीत मलिक ने फौरन मीटर थाम लिया। एक बात और सुन लो मलिक, मीर सिंह सख्त स्वर में बोल उठा। देवराज चौहान का ठिकाना तलाश करके खुद को बहादुर समझकर भीतर मत घुस जाना। आकर मुझे बताना। देवराज चौहान को संभाल पाना तुम्हारे बस का नहीं है, उसे मैं ही संभाल सकता हूँ, समझे? यस सर। मलिक ने फौरन सिर हिलाया। इस तलाश में अपना खास आदमी साथ रखना। ज्यादा भीड़ भाड़ ठीक नहीं। शहर भर में फैले अपने सब आदमियों को हटा दो। बेकार में शोर शराबा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि मीर सिंह फिर किसी झगड़े में पड़ गया है। मीर सिंह ने भीचे दांतों से कहा। यस सर, मैं अभी सारे आदमी हटाए देता हूँ। जाओ। मैं देवराज चौहान को दिखा देना चाहता हूँ कि खेल के अंत में जीत मीर सिंह की ही होती है। खेल के बीच में पलड़ा किसका भारी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिक इजाजत लेकर फौरन बाहर निकल गया। बख्तर 2 घंटे बाद शमशेर सिंह के पास पहुंचा। 40 वर्षीय बख्तर खुरदुरे चेहरे वाला मस्त सा रहने वाला इंसान था। उसकी सारी जिंदगी दादागिरी और खून खराबे के बीच गुजरी थी। वह शमशेर सिंह जैसे इंसान के लिए काम करता था, लेकिन फालतू की बात शमशेर सिंह की भी नहीं सुनता था। शमशेर सिंह की निगाहों में बख्तर एक काम का आदमी था। दोनों में एक तरह से दोस्ताना था। बख्तर को देखकर शमशेर सिंह मुस्कुराया। आ, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। छोटे छोटे कामों के लिए मुझे मत कहा कर। बैठते हुए बख्तर ने पूरा सा मुंह बनाकर कहा। किसी का पीछा करना है तो ऐसे घटिया काम के लिए तेरे पास ढेरों आदमी हैं। सवाल छोटे काम का या घटिया का नहीं था, जिम्मेदारी का था। शमशेर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, देख कर आए कि वह कहाँ गए हैं। उन 2 की बात कर रहे हो
जो सोहनलाल जैसे नशेड़ी को लेकर गए थे? हाँ, पहले तो वह वही गए जहां सोहनलाल रहता है। उसके बाद कार सहित एक बंगले में प्रवेश कर गए। आधा घंटा मैं इंतजार करता रहा। वे बाहर नहीं निकले तो मैं आ गया। बख्तर ने शांत स्वर में कहा। वह बंगला ही उनका ठिकाना है। बख्तर ने बंगले का पता बताया। शमशेर सिंह ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। बात क्या है? नशेड़ी से पैसा वसूल किए बिना ही छोड़ दिया? बख्तर ने शमशेर सिंह को देखा। 2 लाख लेकर छोड़ा है। 2 लाख? किसने दिए? उसने जिसका हुलिया मैंने तुझे बताकर पीछा करने को कहा था। शमशेर सिंह मुस्कुराया। बख्तर के होठ सिकुड़े। सोहनलाल को साथ ले जाने के लिए वह तुम्हें 2 लाख दे गया? हाँ, हैरानी की बात है ना? बिल्कुल है। वह नशेड़ी? बख्तर। शमशेर सिंह बोला। सोहनलाल नशेड़ी जरूर है। गोली वाली सिगरेट के बिना वह एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई भी ताला, कैसी भी तिजोरी, स्ट्रांग रूम, यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वह खोल ना सके। यह बात तो है। ऐसे में उस इंसान का 2 लाख देकर सोहनलाल को छुड़ा ले जाने का क्या मतलब निकलता है? यही कि वह कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिसमें उसे सोहनलाल की सख्त जरूरत है। यानी कि कोई ताला, तिजोरी, स्ट्रांग रूम वगैरह में उसने सोहनलाल का इस्तेमाल करना है। शमशेर सिंह ने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर विश्वास भरे स्वर में कहा। मानी तुम्हारी बात। बख्तर ने सिर हिलाया। मैं जानना चाहता हूं कि सोहनलाल को ले जाने वाला किस चक्कर में है। मुझे तो फेर मोटा ही लगता है। सही बात। बख्तर ने पुनः सिर हिलाया। तो लग जाए इसी मामले में। बख्तर ने गहरी सांस लेकर पीठ कुर्सी से टिका दी। वक्त बर्बाद करके भी इस मामले से कुछ हासिल नहीं हुआ तो नुकसान मेरा, तेरे को काम के नोट मिलेंगे। शमशेर सिंह मुस्कुराया। और गलती से मोटे मामले का फेर हुआ तो? बख्तर ने शमशेर सिंह को देखा। तो माल की मोटाई देखकर आपस में बांट लेंगे। भूलना मत। पहले कभी भूला हूं, जब भूल जाऊंगा। शमशेर सिंह हंसा। जहां वह गए हैं उस जगह पर नजर रख और देखने की, मामले को समझने की कोशिश कर वह लोग क्या कर रहे हैं। वह सब तो मैं देख लूंगा। बख्तर ने कहा। एक नई खबर है। क्या? मीर सिंह को देवराज चौहान की तलाश है। मीर? मीर सिंह चावला, जो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन था? वह? शमशेर सिंह के चेहरे पर उलझन उभरी। हाँ, उसी मीर सिंह को देवराज चौहान की तलाश है। इसलिए मीर सिंह के बॉडीगार्ड अजीत मलिक ने किराए पर लोगों को हासिल करके देवराज चौहान की तलाश पर लगा दिया है। दिलचस्प खबर है। शमशेर सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तभी तो तुम्हें बताया है। बख्तर बोला। सोचने की बात है कि शांत बैठे मीर सिंह चावला को ऐसा क्या उबाल आया कि उसने देवराज चौहान की तलाश में आदमी दौड़ा दिए। खास बात होगी। शमशेर सिंह बोला। सरासर होगी। कोई बड़ा मामला है, वरना मीर सिंह ऐसा कुछ नहीं करता। बख्तर ने कहा। ठीक है, मैं देखूंगा कि मीर सिंह किस फेर में है जिसे डकैती किंग देवराज चौहान की जरूरत पड़ गई। शमशेर सिंह सोच भरे स्वर में बोला। तुम सोहनलाल वाला मामला देखो। बख्तर के जाते ही शमशेर सिंह ने रिसीवर उठाकर किसी के नंबर मिलाए। बात हुई। हेलो, लाला राम, मैं शमशेर सिंह बोल रहा हूँ। कहो, यह मीर सिंह का क्या शोर पड़ा हुआ है शहर में? उसने अपने आदमी दौड़ा रखे हैं देवराज चौहान के लिए। तो तेरे कानों तक भी खबर पहुंच गई? बाजार में बैठा हूँ, खबर तो मिलती रहती है। शमशेर सिंह ने हंसकर कहा। इस बारे में जो तेरे को पता है उतना ही मेरे को पता है। लाला राम की आवाज आई। झूठ मत बोलियो लाला राम, तेरे को हर बात की खबर रहती है। सच बोल। सच बोल रहा हूँ, विश्वास कर या ना कर, तेरे ऊपर। शमशेर सिंह समझ गया कि लाला राम सच कह रहा है। ठीक है, एक मेहरबानी कर। वह भी बोल। तेरे पास देवराज चौहान की तस्वीर होगी? क्षण भर की खामोशी के बाद लाला राम की आवाज आई। अखबार वाली पुरानी तस्वीर मिल सकती है, तस्वीर का प्रिंट तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं उसी से काम चला लूंगा। अपना बंदा भेजना हो भेज दे। सोहनलाल तिजोरी को समझने की चेष्टा कर रहा था। इस दौरान उसने गोली वाली 2 सिगरेट समाप्त कर दी थी। आंखें नशे से सुर्ख हो रही थी। जगमोहन उसके पास कुर्सी पर बैठा व्याकुलता से उसे देख रहा था। देवराज चौहान कुछ दूर सोफा चेयर पर बैठा आराम से सिगरेट के कष्ट ले रहा था। देखता क्या है, खोल, जगमोहन चिल्लाकर बोला। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। तू खोल ले। ऐसी चीजें खोलना मेरा काम नहीं है। तो फिर आराम से बैठा रहे, मुझे मेरा काम करने दे। सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा। गुस्से में जगमोहन होठ भींचकर रह गया। सोहनलाल तिजोरी के कॉम्बिनेशन के नंबरों को छेड़ने लगा। कभी तिजोरी से कान लगाकर नंबर दबाता तो कभी नंबरों पर निगाह टिकाकर। काफी वक्त ऐसे ही गुजर गया। फिर सोहनलाल नकारात्मक ढंग से
सिर हिलाते हुए गोली वाली सिगरेट सुलगाने लगा। क्या हुआ? गड़बड़ है, सोहनलाल ने होठ सिकोड़कर कहा। क्या मतलब? तिजोरी पर यह जो नंबर नजर आ रहे हैं, यह सिर्फ शोपीस की तरह है। इनका तिजोरी खुलने या ना खुलने से कोई वास्ता नहीं। सोहनलाल के स्वर में विश्वास का भाव था। तिजोरी नहीं खुल पा रही तो अब यह बहाना बनाता है, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। कुछ दूर बैठा देवराज चौहान मुस्कुराया, उठकर उनके पास आया। सोहनलाल ठीक कह रहा है, देवराज चौहान ने कहा। तिजोरी पर लगी नंबरों की प्लेट सिर्फ धोखा देने के लिए है। मीर सिंह ने खुद इस बात को स्वीकार किया था। तो फिर तिजोरी खुलेगी कैसे? खुल जाएगी, सोहनलाल खोलेगा, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। क्यों बे, खोल लेगा? जगमोहन ने जल्दी से सोहनलाल से पूछा। खोल लूंगा। मुझे सोचने दे कि तिजोरी बनाने वाले ने ऐसा क्या किया होगा कि धोखे में रहकर कोई अनजान आदमी तिजोरी ना खोल सके। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कष्ट लेते हुए कहा। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। देवराज चौहान खामोशी से खड़ा रहा। सोहनलाल ने तिजोरी के हैंडल को पकड़कर घुमाया। वह आधा घूम गया। इसे तो मैंने खोल दिया था, देवराज चौहान बोला। यही तो मैं सोच रहा हूँ, सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। तिजोरी का इकलौता लॉक सामने है और उसके खुल जाने पर भी तिजोरी नहीं खुल रही। इसका मतलब पूंछ कहीं अटकी पड़ी है। तो जल्दी ढूंढ पूंछ को, जगमोहन बेसब्री से बोला। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। एक कप चाय तो पिला दे। क्या मैं तुझे चाय पिलाऊं? जगमोहन तीखे स्वर में क्या उठा। साले कामचोर! सोहनलाल ने पुनः अपना ध्यान तिजोरी पर लगा दिया। देवराज चौहान जगमोहन वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अपने औजार लेने। कमरे में थैला पड़ा है। मुझे पहले नहीं बताया कि तिजोरी खोलनी है, मालूम होता तो लेकर आता। तुम्हारी कार ले जा रहा हूँ। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। सोहनलाल तेजी से बाहर निकल गया। कुछ पलों बाद जगमोहन चाय का प्याला ले आया। सोहनलाल कहाँ गया? अपने घर औजार लेने। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। सोफे पर जाकर बैठ गया और चाय के घूंट लेने लगा। बख्तर बंगले से कुछ हटकर खड़ी कार में बैठा बंगले पर नजर रख रहा था। उसने कार बंगले से निकलते देखी तो फौरन सावधान हो गया। दूसरे ही पल ड्राइविंग सीट पर बैठे सोहनलाल की झलक मिली तो उसके होठ सिकुड़ गए। मात्र एक क्षण सोचकर उसने कार स्टार्ट की और सोहनलाल की कार के पीछे लगा दी। कुछ ही पलों में उसकी कार सोहनलाल के बराबर थी। सोहनलाल की निगाहें उससे मिली तो सोहनलाल सकपका सा उठा। बख्तर ने मुस्कुराते हुए उसे रुकने का इशारा किया। सोहनलाल ने मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए कार को सड़क किनारे रोक दिया। उसके साथ साथ बख्तर ने भी कार रोकी और उतरकर सोहनलाल के पास पहुंचा। आजकल तुम यहाँ ऊंचे उड़ रहे हो, बख्तर ने व्यंग भरे स्वर में कहा। सोहनलाल कुछ ना कह सका। कार किसकी है? किसी पहचान वाले की है, सोहनलाल ने जैसे तैसे कहा। यह पहचान वाला वही तो नहीं जिसने 2 लाख शमशेर को दिए तुझे छुड़ाने के लिए? सोहनलाल ने सहमति से सिर हिलाया। तेरे ऐसे चाहने वाले कहाँ से आ गए जो तुझ पर 2 लाख का दांव लगाने लगे? इतनी कीमत है तेरी? मालूम नहीं, सोहनलाल ने कहा। वह जानता था बख्तर दरिंदा इंसान है, उल्टा सीधा जवाब देना ठीक नहीं होगा। जिसने तेरे को 2 लाख देकर छुड़ाया उसका नाम क्या है? बख्तर ने पूछा। सोहनलाल खामोश रहा। अच्छा मत बता, बख्तर ने लापरवाही से कहा। अब यह तो बता दे कि वह तेरे को लेकर किस फेर में है, तेरे से कौन सा स्ट्रांग रूम खुलवाना चाहता है, तेरे पर इतना मेहरबान क्यों हो गया कि तुझे अपनी कार तक दे दी? फटाफट सब कुछ बता दे। सोहनलाल फिर भी कुछ ना बोला। बख्तर के चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे। साले, बख्तर ने दांत भींचकर कहा, जानता नहीं मेरे को? कार के बाहर खींचकर इतना ठोकूंगा कि तेरी हड्डियां बोलने लगेंगी। जल्दी बक, क्या करने जा रहा है वो तेरे को लेकर? सोहनलाल समझ गया कि जवाब दिए बिना और कोई रास्ता नहीं, जबकि वह किसी भी हालत में अपने मुंह से सही शब्द नहीं निकाल सकता था। और कोई चारा ना पाकर सोहनलाल ने स्टार्ट कार को गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। कार उछलकर तेजी से आगे दौड़ पड़ी। बख्तर को हल्का सा धक्का लगा। वह पीछे खड़ी अपनी कार से जा टकराया। बख्तर की आंखें सिकुड़ गई। सोहनलाल के जवाब न देकर इस तरह भागने का मतलब था कि जो भी मामला है गहरा मामला है। सोहनलाल उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता। आधे दिन की भागदौड़ के पश्चात अजीत मलिक के हाथ में थमे मीटर की सुई इशारा देने लगी। सुई मीटर में एक खास दिशा में जाकर रुक गई और पी पी करने लगी। कार रोको, अजीत मलिक ने अपने आदमी से कहा। उसने फौरन कार रोक दी। तिजोरी कहीं पास ही है, अजीत मलिक चमकती आंखों और भीचे होठों से बोला। मीटर की सुई इशारा दे रही है, लेकिन यह कैसे मालूम होगा कि तिजोरी किस बंगले में है? उसका साथी आसपास नजर आ रहे
बंगलों पर निगाह मारता हुआ बोला, यह तो काफी कठिन काम है। कोई मुश्किल नहीं है, कार को साइड लगाओ और मेरे साथ आओ। मलिक ने दांत भींचते हुए कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसकी निगाहें आसपास नजर आ रहे बंगलों पर जाने लगी। इस इलाके में अधिकतर बंगले ही बंगले थे। मलिक समझ रहा था कि इन्हीं में से किसी बंगले में वह तिजोरी है। उसका साथी कार पार्क करके आ गया। दोनों सुई की दिशा में आगे बढ़ने लगे। सुई जिस तरफ तिजोरी होने का इशारा दे रही थी वह उसी तरफ बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते वह एक गली में प्रवेश कर गए। जो ही कुछ आगे बढ़े तो सुई की दिशा धीरे धीरे दिशा बदलने लगी। कुछ आगे जाने पर मलिक ठिठका। क्या हुआ, उसके साथी ने पूछा। सुई का इशारा दूसरी तरफ हो रहा है, गली से निकलकर हमें दूसरी तरफ जाना होगा। दोनों ने जल्दी से गली पार की और सड़क के किनारे फुटपाथ पर आगे बढ़ गए। चंद बंगलों को पार किया कि सुई ने फिर अपना इशारा बदला। मलिक ठिठका, उसके होंठ भींच गए। सुई वापसी का इशारा दे रही थी। मलिक पलटकर तेज तेज कदमों से वापस गया तो सुई पुनः वापसी का इशारा देने लगी। मलिक ठिठक गया। वापसी में उसने 2 बंगले तय किए थे। इसका मतलब तिजोरी इन 2 में से किसी एक बंगले में थी। मलिक हथेली पर छोटा सा मीटर रखे एक बंगले के करीब जाकर रुका। सुई का इशारा हल्का सा टेढ़ा था। मलिक आगे बढ़ा और दूसरे बंगले के करीब ठिठका। हथेली में रखे मीटर की सुई का कोना बंगले की तरफ था। अजीत मलिक का दिल जोरों से धड़क उठा। दूर खड़े अपने साथी को बुलाया। क्या है? सुई बता रही है कि तिजोरी इस बंगले के भीतर है। मलिक के स्वर में उत्तेजना थी। पक्का? मीटर की सुई जो कह रही है उसी आधार पर बता रहा हूँ। मलिक ने मीटर बंद करते हुए जेब में रखते हुए कहा। मीटर गलत बता रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अजीत मलिक ने सोच भरे स्वर में कहा। मीर सिंह पहले से ही गुस्से में उबल रहा है। उसके साथी ने कहा, अगर उसे गलत खबर दी तो वह हमें नहीं छोड़ने वाला। मीर सिंह को कुछ कहने से पहले हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए। बंगले में जाकर? हाँ, भीतर देवराज चौहान हुआ तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है, मलिक ने होंठ भींचकर कहा। थोड़ा बहुत खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। अजीत मलिक के चेहरे पर अजीब से भाव नजर आने लगे। हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी, भीतर झांकना ही है। उसका साथी बोला, दरबान भी नजर नहीं आ रहा। भीतर जाकर चुपके से माहौल का जायजा लेकर बाहर आ जाएंगे, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। ठीक है, अजीत मलिक ने जैसे फैसला लिया। भीतर चलते हैं। सोहनलाल सतर्क था। उसकी निगाहें तेजी से आगे पीछे दाएं बाएं घूम रही थी, लेकिन कहीं भी उसे बख्तर या उसकी कार नजर नहीं आई। सोहनलाल जानता था कि बख्तर बेहद खतरनाक किस्म का इंसान है, तभी तो शमशेर सिंह जैसा इंसान उसे अपने दिल के साथ लगाकर रखता है। कमरे से औजारों की थैली ले आया था, लेकिन दिल धड़क रहा था कि कहीं बख्तर उसे फिर ना घेर ले। वह तो ताले तोड़ने वाला था, दादा नहीं कि बख्तर के साथ भिड़ जाएगा, जबकि बख्तर के एक हाथ ने उसके चूल्हे हिला देनी थी। उसने फिर पूछना था कि वह किस फेर में है, और उसने नहीं बताना था। सोहनलाल को पूरा यकीन था कि बख्तर का इस तरह मिलना महज इत्तेफाक नहीं है। यकीनन वह तब ही से पीछे लगा होगा जब देवराज चौहान उसे शमशेर सिंह से छुड़ाकर लाया था। शमशेर सिंह को उन पर किसी तरह का शक पड़ गया होगा, जिसकी वजह से उसने बख्तर को पीछे लगा दिया। बंगला पास आ गया था। सोहनलाल ने सड़क से कार बंगले की तरफ मोड़नी चाहिए कि एकाएक उसके गले की हालत यह हो गई कि जैसे वह सूख रहा हो। मस्तिष्क में छोटे छोटे धमाके हुए। सूखे होठों पर जीभ फेरी। ध्यान बट जाने की वजह से कार गेट से टकराने जा रही थी कि बचाते हुए सोहनलाल कार को भीतर ले जाता चला गया। सोहनलाल ने बख्तर की कार देख ली थी, जो कि बंगले के आगे खड़ी थी। स्पष्ट था कि बख्तर बंगले की निगरानी कर रहा था। भारी गड़बड़। शमशेर सिंह को शक था कि 2 लाख देकर उसे छुड़ाने वाले कोई खास काम करने जा रहे हैं। तभी तो उसने बख्तर को पीछे दौड़ा दिया, असल मामला जानने के लिए। शमशेर सिंह की बख्तर रूपी टांग देवराज चौहान के मामले में आ फंसी थी। सोहनलाल बखूबी जानता था कि शमशेर सिंह कितना हरामी बंदा है। सोहनलाल ने कार को पोर्च में रोका और इंजन बंद करके औजारों की थैली थामे नीचे उतरा और तेजी से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा, परंतु ठिठक गया। सोहनलाल के होठ भिज गए। उसकी निगाह अजीत मलिक और उसके आदमी पर जा टिकी, जो चुपके से भीतर झांकने का प्रयास कर रहे थे। एक और गड़बड़। सोहनलाल के मस्तिष्क में कौंधा, वरना यह लोग इस तरह ना झांक रहे होते। कार की आवाज सुनते ही दोनों फौरन पलटे। घबराहट चेहरे पर उभरी, परंतु सोहनलाल जैसे पतले सूखे को देखकर उन्हें तसल्ली हुई कि इसके लिए तो एक हाथ ही काफी रहेगा। सोहनलाल मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, यह क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? उनके कुछ कहने से पहले ही सोहनलाल उनके पास था। दूसरे ही पल हाथ में पकड़ी औजारों की थैली वाला हाथ जोरों से घुमाया। भड़ाक की आवाज के साथ अजीत मलिक के सिर पर वह थैली लगी।
अजीत मलिक के होठों से चीख निकली। दोनों हाथों से उसने सिर थाम लिया। थैली में मौजूद लोहे के औजारों ने उसकी हालत खराब कर दी थी। तभी मलिक का साथी सोहनलाल पर झपटा। सोहनलाल फौरन नीचे झुका और एक हाथ से उसकी टांग खींच दी। वह कुल्हों के बल गिरा। यह जुदा बात थी कि सोहनलाल खुद भी लुढ़क गया था। अजीत मलिक ने अभी तक दोनों हाथों से सिर थाम रखा था। उसकी आंखों में बेहोशी नाच रही थी। मलिक का साथी फिर उठा। उसने सोहनलाल पर झपटना चाहा, परंतु तब तक देवराज चौहान और जगमोहन वहां पहुंच चुके थे। आगे का मामला उन्होंने संभाल लिया। सोहनलाल ने चैन की सांस ली और उठ खड़ा हुआ। अजीत मलिक को वहां देखना देवराज चौहान के लिए वास्तव में हैरानी की बात थी। कम से कम इतने कम वक्त में उस तक पहुंचना। मलिक और उसके साथी को नीचे बिठा रखा था। जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर थी, जबकि देवराज चौहान खाली हाथ था। तुम यहां तक पहुंचे कैसे? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में पूछा। मलिक की आंखों में खौफ नाच रहा था। मीर सिंह ने मुझे एक मीटर दिया था, जिसका कनेक्शन तिजोरी में रखी किसी चीज से है। तिजोरी किस तरफ होगी, मीटर की सुई उसी तरफ इशारा करेगी, मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। देवराज चौहान के दांत भिज गए। मीटर कहाँ है? मलिक ने फौरन जेब से मीटर निकालकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने मीटर लेकर उसे देखा, फिर मलिक को देखकर बोला, ऐसे और कितने मीटर हैं? मैं नहीं जानता, मुझे तो मीर सिंह ने यही दिया था, मलिक मरे स्वर में बोला। ऐसा मीटर एक ही हो सकता है, दो नहीं, सोहनलाल बोल पड़ा। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखते हुए सिर हिलाया। तुम तिजोरी खोलो। जगमोहन गुर्राया, इन उल्लू के पट्टों से मैं निपटता हूँ। तिजोरी तो मैं जैसे तैसे खोल लूंगा। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट तैयार करता हुआ बोला। सिर पर एक और खतरा बैठा हुआ है, उसे हटाना बहुत जरूरी है। कैसा खतरा? देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी। शमशेर सिंह, सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। साला बहुत हरामी बंदा है। तुम उससे मुझे 2 लाख देकर लाए तो वो समझ गया कि कोई खासी मामला है, और उस मामले को जानने के लिए अपना खतरनाक आदमी बख्तर मेरे पीछे लगा दिया। जाती दफा मुझसे मिला था, पूछ रहा था कि मैं किस चक्कर में हूँ, लेकिन मैं भाग निकला। अब आया तो देखा वह बंगले की निगरानी कर रहा है। उसकी नीली कार कुछ आगे खड़ी है। असली बात जाने बिना बख्तर पीछा छोड़ने वाला नहीं। जगमोहन के दांत भिज गए। इन दोनों के हाथ पांव बांधो, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। अजीत मलिक और उसका साथी कुछ भी कर सकने की हालत में नहीं थे। जगमोहन भीतर से डोरी लाया और उनके हाथ पांव बांध दिए। बख्तर को मैं देखता हूं, तुम तिजोरी खोलो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में सोहनलाल से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। शमशेर सिंह का आदमी लाला राम से देवराज चौहान की अखबार की कटिंग वाली पुरानी तस्वीर ले आया। शमशेर सिंह ने उस तस्वीर को देखा, ध्यान से देखा, फिर उछलकर खड़ा हो गया। एक पल भी उसे पहचानने में देरी नहीं हुई कि यह उसी व्यक्ति की तस्वीर है जो 2 लाख रुपए देकर सोहनलाल को उससे ले गया था। डकैती किंग देवराज चौहान। देवराज चौहान के सोहनलाल को ले जाने का मतलब है कि देवराज चौहान फिर किसी मोटी डकैती में उलझा हुआ है। शमशेर सिंह का दिमाग तेजी से काम करने लगा। इधर देवराज चौहान किसी फेर में था और उधर मीर सिंह चावला जैसे दरिंदा इंसान को देवराज चौहान की तलाश थी। शमशेर सिंह को लगा कि बीच में मामला कुछ गंभीर है। बख्तर को सावधान करना जरूरी था। कम से कम उसे यह बताना जरूरी था कि जिसकी वह निगरानी कर रहा है वह देवराज चौहान है। कहीं भी लापरवाही ना करे, लेकिन बख्तर तो लापरवाही कर चुका था। सोहनलाल को रास्ते में रोककर उससे पूछताछ करके जो लापरवाही उसने की थी उसे वह भुगतने ही जा रहा था। शमशेर सिंह जल्दी से बाहर निकला और अपनी कार दौड़ा दी। जहां का पता बख्तर ने उसे बताया था, वह जानता था बख्तर उस बंगले के आसपास ही कहीं होगा। देवराज चौहान बंगले से बाहर निकला। फौरन ही उसकी निगाहों में वह नीली कार आ गई जो 2 बंगलों की दूरी पर खड़ी थी। देवराज चौहान उस तरफ बढ़ गया। कार में बैठे बख्तर ने देवराज चौहान को अपनी तरफ आते देखा, परंतु फिर भी लापरवाही से बैठा रहा। उसकी निगाहों में इस वक्त देवराज चौहान आम इंसान था, क्योंकि देवराज चौहान की हकीकत से वह अभी तक वाकिफ नहीं हुआ था। देवराज चौहान कार की खिड़की के पास पहुंचकर छिटका। दोनों की निगाहें मिली। मुझे सोहनलाल ने भेजा है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। तो यूं कहो कि सोहनलाल ने अपना हिमायती भेजा है, बख्तर ने कड़वे स्वर में कहा। अगले ही पल देवराज चौहान का हाथ उठा और घूसे के रूप में खिड़की के भीतर घुसता हुआ सीधा बख्तर के गाल से जा टकराया। लोह घूसे से बख्तर का पूरा सिर झंझना उठा। गाल भीतर से फट गया। होठों से खून टपकने लगा। 2 पल के लिए उसे लगा कि वह बेहोशी में डूबा, लेकिन बच गया। सोहनलाल ने तेरे को मेरा नाम नहीं बताया, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला।
बख्तर गाल पर हाथ रखे उसे देखता रहा। क्रोध से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। भाग जाए यहां से, दोबारा नजर आया तो बचेगा नहीं, देवराज चौहान गुर्राया। एक सवाल का जवाब दे दो, फिर चला जाऊंगा। बख्तर खतरनाक स्वर में क्या उठा। क्या? सोहनलाल के साथ तू क्या खिचड़ी पका रहा है? मुझे मालूम करना है। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभरे। बख्तर की हालत घायल शेर की भांति हो रही थी। मैं चाहता हूं मामला यहां कैसे खत्म होगा? बख्तर जहरीले स्वर में बोला। जो घूसा तूने ठोका है उसका हिसाब। देवराज चौहान ने उसके शब्द पूरे होने से पहले ही फुर्ती के साथ कार का दरवाजा खोला और उसे धक्का देकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए रिवॉल्वर निकालकर उससे सटा दी। बख्तर ठगा सा बैठा रह गया। हिलना मत, देवराज चौहान गुर्राया। कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। एक ही हाथ से वह स्टीयरिंग संभाले हुए था और उसी हाथ से गियर बदल रहा था। रिवॉल्वर सटी होने के कारण बख्तर की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कर सके। 2 किलोमीटर आगे खाली सुनसान रहने वाली सड़क पर देवराज चौहान ने कार रोकी और रिवॉल्वर जेब में डालने के बाद कार का दरवाजा खोलकर बख्तर को घसीटते हुए कार से बाहर निकाल लिया और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। बख्तर लड़खड़ा कर कार से टकरा गया। अगले ही पल बख्तर खूनी गुर्राहट के साथ संभला और देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान को बख्तर से इतनी फुर्ती की आशा नहीं थी। बख्तर की टांग देवराज चौहान के पेट में लगी तो देवराज चौहान सड़क पर गिरता चला गया। इससे पहले देवराज चौहान उठता, बख्तर ने गुर्राहट के साथ देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान उसी पल करवट ले गया। बख्तर छाती के बल सड़क से जा टकराया। देवराज चौहान फौरन अपनी जगह से उछला और नीचे पड़े बख्तर के ऊपर गिरा और उसके सिर के बाल पकड़कर जोर से जमीन पर मारा। बख्तर के होठों से करा निकली और वह बेहोशी में डूबता चला गया। देवराज चौहान वापस बंगले पर पहुंचा। हालात वैसे ही थे जैसे वह छोड़कर गया था। अजीत मलिक और उसके साथी बंधे पड़े थे। जगमोहन रिवॉल्वर लिए उनके सिर पर सवार था। सोहनलाल तिजोरी में उलझा हुआ था। जगमोहन ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, परंतु जगमोहन देवराज चौहान के चेहरे के भाव भाव देखकर समझ गया कि बाहर का मामला ठीक ठाक निपट गया है। देवराज चौहान सोहनलाल के पास पहुंचा। कुछ हुआ? पूछते हुए देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। सोहनलाल माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, देवराज चौहान भाई। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। तिजोरी खोलने में भारी गड़बड़ है। क्यों? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। इसका एक ही लॉक है जो तुम खोल चुके हो, उसके बाद भी तिजोरी खुल नहीं रही। तो यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सोहनलाल की निगाह तिजोरी का जायजा ले रही थी। लगता है मुझे शुरू से शुरुआत करनी होगी। कैसे? सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। गोली वाली सिगरेट को उसने एक तरफ रखा और अपने औजार लेकर उस की होल में व्यस्त हो गया जिसका लॉक वह खोल चुका था। देवराज चौहान ने देखा लेकिन कहा कुछ नहीं, सिर पर खड़ा देखता रहा। 2-3 मिनट बाद टक की आवाज आई। सोहनलाल ने हैंडल घुमाया। हैंडल पहले जितना घूम रहा था उससे 1 इंच ज्यादा और घूम गया। सोहनलाल के होठ सिकुड़े। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। देवराज चौहान भाई, सोहनलाल बोला, एक बात पकड़ में आई है। देवराज चौहान की निगाह सोहनलाल पर जा अटकी। तुमने ताला खोल दिया था, लेकिन एक ताला मैंने भी खोला है। इसका मतलब समझे? क्या? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। यह कैसे हो सकता है? कुछ तो मुझे समझ आ रहा है। कुछ देर रुको, अभी समझाता हूँ मामला क्या है। देवराज चौहान ने अजीत मलिक को देखा जिसका चेहरा पक्क हुआ पड़ा था। तुम जानते हो तिजोरी कैसे खुलती है? देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। नहीं। अजीत मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। इसको छोड़ो। सोहनलाल मुंह बनाकर क्या उठा। यह साला क्या जाने ताले तिजोरी की बातें। खोल दूंगा मैं इसे। थोड़ा वक्त लगेगा, यह अलग बात है। सोहनलाल के स्वर में विश्वास का भाव था। शमशेर सिंह ने दूर से ही कार पहचान ली थी और सड़क पर पड़े बख्तर को भी। शमशेर सिंह देवराज चौहान के बंगले के आसपास बख्तर को तलाश करता परेशान हो रहा था। ना तो कहीं बख्तर नजर आया था और ना ही उसकी कार। आधा घंटा इसी तरह बीत गया। जाने क्या सोचकर कार को इस तरफ सुनसान सड़क पर ले आया था। शमशेर सिंह ने फौरन कार रोकी। बख्तर को चेक किया। वह जिंदा था। माथे पर एक तरफ से खून बहकर सूखना शुरू हो गया था। बख्तर की यह हालत देखकर शमशेर सिंह का खून खौल उठा। उसने जल्दी से बख्तर को कार में डाला और कार दौड़ा दी। बख्तर को होश आया तो उसके सिर माथे पर बैंडेज हुई पड़ी थी। शमशेर सिंह उसे अपने घर ले आया था। डॉक्टर कुछ देर पहले ही आ गया था। शमशेर सिंह पर निगाह पड़ते ही बख्तर मुस्कुराया। क्या हुआ था? शमशेर सिंह गुर्राया।
दो में से एक का वार ही चलता है। देवराज चौहान का चल गया। बख्तर ने गहरी सांस लेकर कहा, वह बहुत फुर्तीला और खतरनाक आदमी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यह तू कह रहा है? हाँ, बख्तर गंभीर था। देवराज चौहान सोहनलाल को लेकर किस चक्कर में है? शमशेर सिंह ने दांत भींचकर पूछा। मालूम नहीं हो सका। सोहनलाल से भी पूछा, लेकिन साला भाग निकला। बख्तर ने पूर्ववत लहजे में कहा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि देवराज चौहान किसी लंबे चक्कर में है, तभी तो मीर सिंह चावला उनकी तलाश कर रहा है। शमशेर सिंह का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मीर सिंह चावला? बख्तर की आंखें सिकुड़ी। हाँ, कोई बड़ा मामला ही लगता है। बख्तर गहरी सोच में डूब गया। मैं देवराज चौहान की खिचड़ी खराब कर दूंगा। कैसे? पुलिस को देवराज चौहान का ठिकाना बताकर। शमशेर सिंह अपने आपे में नहीं था। इससे क्या फायदा होगा? बख्तर ने मुंह बिचका कर कहा। शमशेर सिंह की निगाह बख्तर पर जा टिकी। करना है तो हमें वह काम करना चाहिए जिससे हमारा भी फायदा हो, बख्तर ने शांत स्वर में कहा। एकाएक शमशेर सिंह के होठों पर कहर भरी मुस्कान उभरी। एक रास्ता है जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। कैसा रास्ता? मीर सिंह चावला जैसे इंसान को बेसब्री से देवराज चौहान की तलाश है, और कुछ नहीं तो इस मामले से हम माल तो हासिल कर सकते हैं। शमशेर सिंह जहरीले स्वर में क्या उठा। मीर सिंह को देवराज चौहान का पता बताकर? बख्तर के होठ सिकुड़ गए। हाँ, शमशेर सिंह हौले से हंसा। कितना माल देगा मीर सिंह? बख्तर के होठ सिकुड़ गए। यह तो मीर सिंह की जरूरत पर निर्भर करता है कि उसे देवराज चौहान की कितनी जरूरत है। जितनी जरूरत उतना माल। अब यह कैसे पता चलेगा कि मीर सिंह देवराज चौहान का ठिकाना जानने के लिए कितनी रकम दे सकता है? इस बात को भापना मेरा काम है, तुम तमाशा देखो, शमशेर सिंह ने कहर भरे स्वर में कहा। मीर सिंह से सौदे की बात की तो वह तुम्हारी गर्दन भी सीधा नहीं, उससे पब्लिक फोन से बात करूंगा, शमशेर सिंह दांत भींचकर बोला। शमशेर सिंह ने मीर सिंह चावला को फोन किया। फोन किसी और ने उठाया, लेकिन शमशेर सिंह के जोर देने पर कुछ देर बाद मीर सिंह फोन पर आया। हेलो, नमस्कार मीर सिंह जी, शमशेर सिंह शांत स्वर में बोला। सुना है आपको देवराज चौहान की तलाश है। कौन हो तुम? मीर सिंह चावला का सख्त स्वर उसके कानों में पड़ा। मेरे बारे में जानने की अपेक्षा काम की बात करें तो बेहतर रहेगा, शमशेर सिंह ने पूर्ववत लहजे में कहा। दो पलों तक मीर सिंह की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अगर देवराज चौहान की जरूरत नहीं तो फोन रख दूं? शमशेर सिंह का स्वर तीखा हो गया था। कहाँ है देवराज चौहान? मैं जानता हूँ कहाँ है। आपको जरूरत है उसकी? हाँ, मीर सिंह का भीचा स्वर उसके कानों में पड़ा। तो देवराज चौहान का पता पाने की कीमत बताइए, क्या देंगे? कहते हुए शमशेर सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने आपसे पूछा है। देवराज चौहान का ठिकाना बताने के लिए आप कितना दे सकते हैं? क्षणिक खामोशी के बाद उसके कानों में मीर सिंह का स्वर पड़ा। 1 लाख। यह आप देवराज चौहान का पता पूछने की कीमत बता रहे हैं या वक्त बता रहे हैं? शमशेर सिंह ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। हो सकता है आपको सुनने में गलती हुई हो, मैंने वक्त नहीं पूछा था। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मीर सिंह चावला गुर्राया। जानता हूँ, उस अंडरवर्ल्ड डॉन से बात कर रहा हूँ जिसके नाम से लोग आज भी थर्राते हैं। और तुम्हें मेरा कोई डर नहीं? डर है, शमशेर सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। तभी तो फोन पर सौदा पटा रहा हूँ, सामने नहीं आया। रकम लेने के लिए तो आपसे ऐसा आदमी मिलेगा जिसे पता भी नहीं होगा कि वह मीर सिंह चावला से मिल रहा है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि देवराज चौहान जहाँ है वह उसका स्थायी ठिकाना है, इसलिए 5 लाख नहीं, रकम कम है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मीर सिंह का खतरनाक स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान को जल्दी पाने की एवज में तुम्हें यह रकम दे रहा हूँ, वरना मेरे आदमी तो कुछ ही देर में उसे ढूंढ निकालेंगे। यह तो और भी अच्छी बात है। फिर आप अपने आदमी का इंतजार कीजिए, वह मालूम करके आता ही होगा कि देवराज चौहान कहाँ है। हम का मुझे क्यों पैसे देना? मैं फोन बंद कर रहा हूँ मीर सिंह चावला जी, शमशेर सिंह एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में बोल उठा। वैसे जरूरत तो नहीं समझता, फिर भी कल सुबह फोन करके खैरियत मालूम कर लूंगा। कहने के साथ ही शमशेर सिंह ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। रात हो रही थी। सोहनलाल के पास तो जैसे सांस लेने की फुर्सत भी नहीं थी। वो हर 10 मिनट बाद गोली वाली सिगरेट पीता हुआ तिजोरी से उलझा हुआ था। सोहनलाल तिजोरी को हर तरफ से चेक करके देख चुका था कि खुलने का रास्ता किसी तरफ से तो हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सोहनलाल जैसे एक्सपर्ट की खोपड़ी झंझना गई कि तिजोरी खुलने में कहाँ अटकाव आ रहा है। अजीत मलिक और उसके साथी की बंदे बंदे बुरी हालत हो चुकी थी। हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। जब पानी मांगते तो जगमोहन शराफत से पानी पिला देता। रात होने पर अब भूख भी लगने लगी थी, लेकिन डर के कारण कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। देवराज चौहान एक तरफ कुर्सी पर बैठा
सिगरेट के कश ले रहा था। यदा कदा उसकी निगाह सोहनलाल की तरफ उठ जाती, जो तिजोरी से लड़ाई करने में व्यस्त था। एकाएक सोहनलाल आराम से बैठा और गोली वाली सिगरेट तैयार करता हुआ बोला, खाने का इंतजाम भी करो भाई, भूख से जान निकलने लगी है। भूख तो जगमोहन को भी लग रही थी। उसने देवराज चौहान को देखा। मैं होटल से खाना लेकर आता हूँ, कहने के साथ ही जगमोहन बाहर निकल गया। देवराज चौहान की निगाह मलिक और उसके साथी पर जा अटकी। सोहनलाल तिजोरी को घूरता हुआ गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था। शमशेर सिंह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा। बख्तर की हालत अब पहले से ठीक दिखाई दे रही थी। बात हुई मीर सिंह से? बख्तर ने उसे देखते ही पूछा। हाँ, डील दे आया हूं, कल बात फाइनल हो जाएगी। शमशेर सिंह ने लापरवाही से बैठते हुए कहा। कितना कह रहा था? पहले 1 फिर 5 लाख। तुम्हारा क्या ख्याल है, कितना दे देगा? बख्तर बेड पर सीधा होकर बैठता हुआ बोला। 50 लाख। क्या? बख्तर चौंका। 50 लाख? हाँ। नहीं, वह इतना नहीं देगा। बख्तर अभी तक सदमे में था। तुम हालात की गहराई नहीं समझ रहे बख्तर। यह मामला 2 ऐसे लोगों से संबंध रखता है जो अंडरवर्ल्ड की नामी हस्तियां हैं। एक तरफ अगर देवराज चौहान है तो दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन मीर सिंह चावला। मीर सिंह को देवराज चौहान चाहिए, वरना मीर सिंह जैसा इंसान इस वक्त जैसी जिंदगी बिता रहा है, ऐसे में उसे कुछ भी नहीं चाहिए, जबकि इस वक्त उसे देवराज चौहान जैसे लौह शक्ति वाले इंसान की जरूरत है। बख्तर शमशेर सिंह को देखता रहा। स्पष्ट है कि मामला कुछ खास ही है, वरना दोनों के टकराने की नौबत नहीं आती। बख्तर ने सोच भरे अंदाज में सिगरेट सुलगाई और गंभीर स्वर में कह उठा, मैं कुछ और ही सोच रहा था। क्या? मीर सिंह और देवराज चौहान की दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है? बख्तर ने शमशेर को देखा। क्या हो सकती है, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बख्तर सिर हिलाकर बोला, दोनों के रास्ते अलग अलग है, फिर भी ऐसा क्यों कर हुआ, और एक तरफ सोचना और भी जरूरी हो गया है। क्या? इधर देवराज चौहान की जरूरत मीर सिंह को पड़ गई, ठीक उसी समय देवराज चौहान को सोहनलाल की जरूरत पड़ी। बख्तर अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, इस बात से तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि देवराज चौहान मीर सिंह के यहाँ से ऐसा कुछ ले आया है जिसके लिए उसे सोहनलाल की जरूरत पड़ी। शमशेर सिंह की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान मीर सिंह के यहाँ से कुछ ले आया है? क्या तो कुछ ऐसा ही रहा हूं, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शमशेर सिंह के होठों से निकला मीर सिंह चावला, जो अपने साय से भी सावधान रहता है। अपने यहाँ उसने एक से एक खतरनाक लोग भर रखे हैं। यहाँ तक मुझे जानकारी है, उसके यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बख्तर होठ सिकोड़े शमशेर सिंह को देखने लगा, लेकिन शमशेर सिंह सिर खुजला कर बोला, एक बात और खोपड़ी में बैठती है। क्या? वह मीर सिंह है तो सामने भी तो देवराज चौहान है, ऐसे में कुछ भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। बख्तर के होठ कुछ और सिकुड़ गए। बातें तो तुम्हारी दोनों ही ठीक है। बख्तर सोच भरे स्वर में कह उठा, लेकिन अपना मामला क्या है? सोचने की बात तो यह है। शमशेर सिंह कष्ट लेते हुए गंभीर स्वर में कह उठा, हम यह सोचकर चलते हैं कि देवराज चौहान मीर सिंह चावला जैसे इंसान के खेमे में घुस गया। चाहे जैसे भी घुस गया हो, हम तो अटकल लगाकर चल रहे हैं। जैसे वह घुसा वैसे बाहर भी निकल गया, कुछ लेकर, मसलन कोई ताला वगैरह, जिसे खोलने के लिए उसे सोहनलाल की जरूरत पड़ गई। बख्तर के चेहरे पर व्यंग के भाव उभरे। देवराज चौहान जैसा इंसान मौत के घेरे में घुसा, जान हथेली पर रखकर मीर सिंह चावला जैसे इंसान के यहाँ, और वहां से क्या लाया? ताला, जिसे खुलवाने के लिए उसे सोहनलाल की जरूरत पड़ी, जिसे कि तुमने पकड़ रखा था। 2 लाख तुम्हें देकर उसने सोहनलाल को छुड़ाया, एक ताला खुलवाने के लिए। शमशेर सिंह के होठों से गहरी सांस निकली। ताले से मेरा मतलब सिर्फ ताला नहीं, मतलब कि ताले जैसी कोई चीज, कोई छोटी सी अलमारी, छोटी सी तिजोरी, या फिर ऐसा ही कुछ। शमशेर सिंह कहते हुए खुद उलझन में था। बख्तर पूर्ववत अंदाज में बोला, मतलब कि तुम कहना चाहते हो कि देवराज चौहान मीर सिंह चावला जैसे इंसान के यहाँ घुसकर कोई बड़ी चीज सही सलामत उठाकर बाहर आ गया। उसे ना तो मीर सिंह ने कुछ कहा और ना ही उसके खतरनाक गनमैनों ने। यह बात तुम्हारे गले से नीचे उतरती है? शमशेर सिंह के चेहरे पर उलझन उभरी। ठीक है, मानता हूं मेरी बात का कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा, लेकिन फिर ऐसी क्या बात है कि एक ही वक्त में देवराज चौहान को सोहनलाल की जरूरत पड़ी और मीर सिंह को देवराज चौहान की? देवराज चौहान, मीर सिंह और सोहनलाल के बीच कोई खास कड़ी है जो समझ में नहीं आ रही। नहीं आ रही तो आराम कर, सुबह का इंतजार कर, फिर मीर सिंह से बात कर। शमशेर सिंह के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ चुके थे। क्या सोचा? बख्तर जानता था शमशेर सिंह आराम से बैठने वाले लोगों में से नहीं है। एक रात में मामले को जाना जा सकता है, रात बहुत लंबी होती है,
शमशेर सिंह बोला, क्यों बेकार के चक्कर में पड़ता है? यह मामला देवराज चौहान और मीर सिंह जैसे खतरनाक लोगों से वास्ता रखता है। किसी के भी हाथ लग गया तो बचना आसान नहीं। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। शमशेर सिंह मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। लेकिन मालूम कैसे करोगे? कि देखना पड़ेगा, तुम आराम करो। कहने के साथ ही शमशेर सिंह बाहर निकल गया। बख्तर फिर बेड पर जा लेटा। वह जानता था शमशेर सिंह जैसा तेज तर्रार इंसान हार नहीं मानेगा, कुछ तो करके रहेगा। मीर सिंह चावला के चेहरे पर परेशानी के भाव व्यक्त थे। कुछ देर पहले शमशेर सिंह के आए फोन ने उसे उलझन में डाल दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि फोन करने वाला कौन है और उसे मामले का पता कैसे चला। 5 लाख की एवज में भी उसने यह बताना गवारा नहीं किया कि देवराज चौहान कहाँ है। इसका मतलब उसे पूरे मामले की जानकारी है और वह समझता है कि 5 लाख रुपए कम है। उसे मालूम है कि तिजोरी में क्या क्या कीमती चीजें हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को यह सब मालूम कैसे हुआ? देवराज चौहान तो बताने से रहा। मीर सिंह इन्हीं बातों में उलझा हुआ था। अजीत मलिक को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। 6 बार तो उसका फोन आ जाना चाहिए था, लेकिन मलिक की कोई खबर नहीं थी। सोचते सोचते मीर सिंह के दांत भिज गए। जब से वह देवराज चौहान के मामले में अटका था, तब से सारे पासे उल्टे पड़ रहे थे। जगमोहन खाना लाया तो कुछ देर के लिए मलिक और उसके साथी के बंधन खोल दिए गए। जब तक उन्होंने खाना खाया, जगमोहन रिवॉल्वर लेके उनके सिर पर सवार रहा। सोहनलाल तिजोरी के सामने बैठा खाना खाता रहा। कई घंटों तक तिजोरी में उलझे रहने के कारण वह कुछ थका सा लग रहा था। खाना खाने के बाद वह फिर तिजोरी में उलझ गया। जगमोहन ने मलिक और उसके साथी को पुनः बंधनों में जकड़ने के पश्चात देवराज चौहान के साथ बैठकर खाना खाया। सोहनलाल को देखता जगमोहन व्याकुल सा हो रहा था। इस तिजोरी को खोल पाएगा या नहीं? जगमोहन का स्वर खींच से भरा था। सोहनलाल कुछ ना बोला। उसने देवराज चौहान द्वारा खोले गए तिजोरी के चाबी वाले हैंडल को घुमाया, जो कि इतना ही घुमा जितना कि खोलते वक्त आमतौर पर हैंडल घूमते हैं। सोहनलाल की पैनी निगाह तिजोरी के की होल पर जा टिकी। दूसरे ही पल उसने लोहे की सख्त सलाई उठाई और की होल में डालकर हैंडल पकड़े खास अंदाज में सिलाई को हिलाने लगा। फिर दूसरी सिलाई थामी जो आगे से टेढ़ी थी, उसे की होल में डाला। शमशेर सिंह ने देवराज चौहान के बंगले से कुछ पहले ही कार रोक दी और उतरकर सावधानी से आगे बढ़ा। हर तरफ सन्नाटा व्याप्त था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उसने घड़ी में वक्त देखा। रात के 12 बज रहे थे। करीब 5 मिनट बाद वह बंगले के सामने था। शमशेर सिंह ने आसपास देखा। ऐसा कोई नजर नहीं आया जो उसे देख रहा हो। वह जल्दी से आगे बढ़ा और बंगले के थोड़े से खुले गेट में से निकलकर छिपता हुआ बंगले की तरफ बढ़ा। उसका दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। वह जानता था कि देवराज चौहान जैसे इंसान की निगाहों में आ गया तो बच नहीं सकेगा। इस बात का वह खास ध्यान रख रहा था कि कोई आहट न उभरे। पोर्च की तरफ जाने की अपेक्षा वह बंगले की साइड की तरफ बढ़ गया। पूरे बंगले का चक्कर लगाया। एक खिड़की का पल्ला खुला मिला। दूसरा पल्ला खुलने के पश्चात आहिस्ता से भीतर प्रवेश कर गया। वह अपनी हरकतों की जरा भी आहट उभरने नहीं दे रहा था। शमशेर सिंह जानता था कि सोहनलाल अंदर है। 2 लाख देकर देवराज चौहान उसे क्यों लाया? देवराज चौहान के बंगले में सोहनलाल भीतर क्या कर रहा है? उसका ख्याल था कि अगर वह इस बात को जान जाता है तो मीर सिंह और देवराज चौहान के बीच होने वाले झगड़े की जड़ तक पहुंच जाएगा और उसी के मुताबिक वह मीर सिंह से सौदा करेगा कि कितने नोट उससे लेने हैं। शमशेर सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही दूसरी तरफ से उसे बातों की आवाजें आई। वह ठिठका। आहिस्ता से नीचे झुकते हुए उसने दरवाजे के की होल में आंख लगा दी। सबसे पहले शमशेर सिंह को मलिक और उसका साथी बंधे नजर आए। मलिक को देखते ही एक ही निगाह में शमशेर सिंह पहचान गया कि वह मीर सिंह चावला का खतरनाक चीफ बॉडीगार्ड है। तो यह वजह है जो मीर सिंह देवराज चौहान को पाना चाहता है। शमशेर सिंह ने की होल पर आंखें टेढ़ी की। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर असमंजसता के भाव उभरे। उसे सोहनलाल नजर आया जो कि तिजोरी खोलने में व्यस्त था। तिजोरी किसकी है? यह सारा चक्कर क्या है? पलक झपकते ही वह समझ गया कि मामला कुछ ज्यादा ही गहरा है। शमशेर सिंह की आंख की होल पर चिपक चुकी थी। वह सब कुछ जान लेना चाहता था। दोस्तों, इस बेहद सनसनीखेज हैरत अंगेज कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और यूं ही सुनते रहिए गॉगल गुरु ऑडियो बुक को। धन्यवाद।